स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ई स्टार के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने साइंस का चौथा लेक्चर। इससे पहले हमने 3 लेक्चर में पढ़ लिया था। पहले लेक्चर में संजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा था। उस दूसरे लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था बायो प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम क्या होता है, उसके अंदर हमने पोषण पढ़ा था। तीसरे लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा मानव पाचन तंत्र, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं श्वसन के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या होता है, इसके अंदर हमने लिखा था कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब वो प्रक्रम कौन कौन से थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और चौथा था वहन, ठीक है। हमने पोषण के बारे में चर्चा कर ली थी। पीछे के जो 2 लेक्चर हैं उन दोनों के अंदर हमने पोषण को डिटेल में स्टडी कर लिया है। उसके अंदर अब जो बारी है श्वसन की है, तो अब जो आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसके ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब श्वसन। आप सभी को पता होगा श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन के बारे में बता रहे हैं आज आपको, श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन किसे कहते हैं, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है, ठीक है। श्वसन किसे कहते हैं, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, श्वसन। इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। एक आपने और सुना होगा श्वास, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग। गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, श्वास कहलाता है, यानी ब्रीथिंग। तो हम क्या करते हैं, ये क्या है, ब्रीथिंग। और श्वसन कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। हमने जो लास्ट लेक्चर में और सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था कि जो संजीव हैं वो अपना पोषण जो ग्रहण करते हैं वो कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं अपना पोषण। अब उसी का ऑक्सीकरण होगा तो उसी के ऑक्सीकरण से क्या मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। श्वसन है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन क्या है, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण। कार्बनिक पदार्थ कौन सा, हमने कौन सा भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसे बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए हमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ना है वैसे बोले तो, लेकिन हम क्या बोलेंगे परिभाषा, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब श्वसन के 2 प्रकार पढ़ेंगे अपने, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन क्या होता है, पहले उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वायवीय श्वसन, श्वसन के 2 प्रकार होते हैं वायवीय श्वसन, इसे और बोलते हैं ऑक्सी श्वसन।
ये एक प्रकार है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, या इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वायवीय श्वसन क्या होता है? देखिए, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन या ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ठीक है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा ये बन जाएगा वायवीय श्वसन। श्वसन की परिभाषा में हमने आपको बताया कि कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। और यह जो समीकरण है, यह वायवीय श्वसन की समीकरण है। देखिए, यह कार्बनिक पदार्थ, इसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज। यह है ऑक्सीजन। अब इसका ऑक्सीजनकरण हुआ ग्लूकोज का, तो इसको किसमें बदल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर बदल दिया। तो पहला उत्पाद तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सेकंड उत्पाद है, यानी सेकंड प्रोडक्ट है, उसे क्या बना? वो बन गया जल। और साथ में क्या मुक्त हो गई? ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है, ये एटीपी के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, ये ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए इसके बारे में। अब ये वायवीय श्वसन होता किसके अंदर है? ये होता है, देखिए, मनुष्य के अंदर होता है वायवीय श्वसन। प्लांट है, जो पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर भी कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम श्वसन बता रहे हैं, श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन के प्रकार बता रहे हैं। तो हमने आपको श्वसन बता दिया किसे कहते हैं? कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? श्वसन। अब जो उसका एक प्रकार था वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है? वह श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन, ऑक्सीश्वसन। अब जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? अनॉक्सीश्वसन या अवायवीय इसके अंदर क्या लिखेंगे? वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे अनॉक्सीश्वसन कहते हैं। अनॉक्सीश्वसन कहते हैं। अनॉक्सीश्वसन देखिए, इस
अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर दो बताए हैं, एक तो बताया है किण्वन और दूसरा बताया है जो हमारी मांसपेशियां हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं लॉजिक। मांसपेशियां है उसके अंदर बताया है, इन दो के अंदर बताया। अब देखिए इन दोनों के अंदर क्या होगा, अगर किण्वन क्या होगा, ईस्ट, आपने नाम सुना होगा ईस्ट, और ये मांसपेशियों के अंदर होता है। ठीक है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। अनऑक्सीसब्शन क्या है कि वह सब्शन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कहाँ होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, क्या कहलाता है, अनऑक्सीसब्शन कहलाता है। ठीक है, अनऑक्सीसब्शन के अंदर अपने पढ़ना है किण्वन, और जो मांसपेशियों के अंदर होता है वो मांसपेशियों के अंदर कब होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद में। अब देखिए किण्वन के बारे में बात करते हैं पहले, ये देखिए किण्वन के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, अब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो यह कैसे में बदल गया, C2H5OH, यानी अल्कोहल यानी एथेनॉल और जल प्लस ऊर्जा। अल्कोहल, इथेनॉल, इसे बोलते हैं इथेनॉल, जल और ऊर्जा के रूप में बदल गया। और अगर मांसपेशियों के अंदर होगा तो ग्लूकोज किस में बदल जाएगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए हम जो आपको शोषण के बारे में बता रहे हैं वो शोषण कौन सा है, हम कोशिकीय शोषण के बारे में, कोशिकीय शोषण के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में भी एक बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम श्वसन तंत्र के बारे में बताएंगे, मानव के अंदर जो श्वसन तंत्र है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपके एनसीईआरटी के अंदर हम करवा देंगे वैसे आपको डिटेल में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये श्वसन होता कहाँ है, श्वसन हो कहाँ रहा है, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है वहां पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है, अब देखिए एनसीईआरटी, ये हमने आपको बेसिक बता दिया। अब आपकी एनसीईआरटी से चलते हैं। ठीक है, 10th की जो एनसीईआरटी है ये कह रहा है जो ग्लूकोज हमने लिया वो किसके अंदर बदल गया, पायरूवेट के अंदर। किसके अंदर बदल गया, पायरूवेट के अंदर। हमने ग्लूकोज लिया वो किसके अंदर बदल गया, पायरूवेट के अंदर। यह घटना कहाँ होती है, ग्लूकोज से पायरूवेट में बदलने वाली, ये होती है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य सभी को पता है क्या होता है, कोशिका, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, ये होती है कोशिका, ये घटना होती है कोशिका द्रव्य में। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अब पायरूवेट बना है जो, अगर इसको क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति है और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन क्या है, उपस्थित, यहां लिख देते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस क्या बन रही है, ऊर्जा। ठीक है, अगर देखिए ऑक्सीजन की क्या है, अगर ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन का अभाव, तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल
प्लस क्या बन जाएगी, ऊर्जा, प्लस CO2। अगर देखिए ऑक्सीजन की क्या है, अनुपस्थिति है, किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तब क्या बनेगा, तब बन जाएगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या मिलेगी, ऊर्जा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर जो लिखा है, ये हमने फ्लोट डायग्राम के अंदर बता दिया है भी आपके एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। इसके बाद में आपके एनसीईआरटी ने भी बनाया इस तरह, तो हम इसी से समझा देते हैं कि जो ग्लूकोज है इसका ये बदल गया पाइरूवेट के अंदर, और यह घटना कहाँ हो रही है, कोशिका द्रव्य में। अब देखिए अगर पाइरूवेट का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, तो क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, हाइड्रोजन ये जल बन जाता है और ऊर्जा बन जाती है। अगर ऑक्सीजन का अभाव है तो क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। अब ये पता है, ये तो सामान्य है, ये सभी जगह मिल जाएगा आपको। ये देखिए इन दोनों के बारे में बताते हैं। ये जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण है, ये घटना कहाँ होती है, इसको देखिए नीचे बता रहे हैं, ये हमारी मांसपेशियों के अंदर होती है, मांसपेशियों में। अब देखिए यहां क्या होगा कि देखिए अगर हम क्या कर लेते हैं, ज़्यादा वर्कडाउन कर लेते हैं, यानी ज़्यादा कार्य कर लेते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, ज़्यादा दौड़ लगा लेते हैं, तो हमारे जो पाँव है उनमें दर्द होने लग जाता है, या फिर जो हमारे मसल्स हैं उनके अंदर, यानी मांसपेशियाँ हैं उनके अंदर दर्द होने लग जाता है। तो वो किस कारण होता है कि जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उनके अंदर क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अब पूछोगे सर लैक्टिक अम्ल का निर्माण क्यों हो जाता है, तो देखिए कि हमारे मांसपेशियों, अगर देखिए आप प्रतिदिन दौड़ वगैरह करते हैं तब आपके मांसपेशियों में ये दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता, ताकि क्योंकि सॉरी, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनके पास क्या है, ऊर्जा यानी ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में संचित की गई है, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर सकते हैं। अगर देखिए आपके पास, आपकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी है, तो कमी के कारण क्या होगा, मांसपेशियों को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन पहुंचने में देरी लगेगी। ठीक है, आपको जब बताएंगे नेक्स्ट श्वसन तंत्र उसके अंदर समझा देंगे। अब देखिए जब ऑक्सीजन मांसपेशियों तक पहुंचने में देरी लगेगी तो मांसपेशियां क्या करती हैं, अवायवीय शोषण करने लगती है, अवायवीय शोषण करने लग जाती है, और अवायवीय शोषण करके क्या बना लेती हैं, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का निर्माण करती है। ठीक है, और इस लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, इसके जमाव के कारण ही हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है O2 की अनुपस्थिति में, यह होगा ईस्ट के अंदर। ईस्ट नाम सुना होगा आप सभी ने। देखिए ईस्ट देखिए पहले मैं बता देता हूँ इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग होता है, एक तो होता है बेकरी के अंदर, बेकरी, और दूसरा होता है एल्कोहल के उत्पादन में, एल्कोहल के उत्पादन में। ठीक है, अब देखिए ईस्ट है जो क्या करता है, अवायवीय शोषण करता है, और अवायवीय शोषण के दौरान इथेनॉल यानी एल्कोहल, इसका सूत्र भी बता देते हैं आपको, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बना रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये सब क्यों। अब इसके बाद में क्या है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया होगा। ये आपके जो फ्लो चार्ट के अंदर बताया गया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी लगभग क्लियर हो चुकी है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं पादपों में शोषण। ये मैंने आपको बता दिया वैसे तो सेकंड लेक्चर के अंदर, पोर्शन के अंदर, फिर भी थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर लेंगे मानव में शोषण तंत्र। अब देखिए यहां स्टार्ट कर लेते हैं पादपों में शोषण। पादपों में शोषण। अब आपको सर पादपों में शोषण होता है क्या? नहीं होता, होता है, ठीक है। पादपों में शोषण होता है, ठीक है। पादपों में शोषण होता है। अब कहाँ होता है, कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैं एक बार दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हमने पढ़ा था पादपों की जो पत्ती होती है, ठीक है, बनेगी, अच्छी बनेगी वैसे तो। ये जो पत्ती होती है, इमेजिन कर लीजिए ये मेरा हाथ है, ये पत्ती है, ठीक है। ये इसका ऊपरी सतह और ये इसके नीचे की सतह, ठीक है। तो इसकी जो नीचे की सतह यानी यहाँ पे ये इसकी ऊपर की सतह, इसके नीचे की सतह के अंदर क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, रंध्र, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? रंध्र। रंध्रों के द्वारा क्या करती है? कार्बन जो ऑक्सीजन है वो अंदर प्रवेश करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो पादपों के अंदर श्वसन है वो किसके द्वारा होता है? रंध्र की सहायता से। किसकी सहायता से होता है? रंध्र की सहायता से पौधों में श्वसन होता है। इतना समझ में आ गया होगा कि जो पादपों में श्वसन है वो कहाँ से हो रहा है? रंध्र की सहायता से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कुछ जलीय जीव हैं, उनके अंदर श्वसन की एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे गिल्स या गलफड़े बोलते हैं। तो लिख देते हैं जलीय जीवों में श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे गलफड़े या गिल्स कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो मछली है उसके अंदर श्वसन है वो किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर एक प्रश्न पूछा है कि जैसे मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र है उसी प्रकार जैसे मनुष्य के अंदर फेफड़े है वगैरह, फेफड़े है, उसी तरह जो पौधा है ये जो प्लांट है उसके अंदर इस प्रकार की संरचना क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए मैं अब आपको बताता हूं कि इसका क्या कारण है। तो देखिए जो मनुष्य का शरीर है वो बहुत ही जटिल है, ठीक है, और बहुत ही आंतरिक अंगों तक फैला हुआ है, और जो मनुष्य के अंदर सभी संरचनाएं श्वसन नहीं कर सकती। लेकिन जो पादप है उसका क्या होता है? जो उसकी सतह है उसकी सतह द्वारा श्वसन कर लिया जाता है और उसके अंदर उसकी संरचना है जो जटिल नहीं होती। जो मनुष्य से, इसको दोबारा से लिखते हैं, इसको बता दे, जो पादप है, पादप की संरचना मनुष्य की अपेक्षा कम जटिल होती है। इस कारण पादपों में
जंतुओं की तरह लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते जंतुओं की अपेक्षा। जंतुओं की तरह कोई श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। कोई विशेष नहीं लिखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर श्वसन तंत्र के अंदर जैसे फेफड़े वगैरह संरचनाएं क्यों नहीं पाई जाती? तो क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर संरचना उनकी इतनी जटिल नहीं होती, और जो श्वसन है वो स्तय द्वारा होता है, और वही वो उतना क्या सफिशिएंट है, यानी उतना क्या है उनके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा अपना उसके अंदर हम आपको बताएंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको उसके अंदर बेस्ट कंटेंट मिल सके। और वहीं पे हम क्या स्टार्ट करें हैं, कुछ ही दिनों में क्विज भी स्टार्ट हो रही है टेलीग्राम चैनल पर। तो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।